कल या परसों, कल भी कर सकता हूँ, कल ठीक है, अभी करंटली मेरे पास बुक है नहीं, ठीक है, तो परसों मैं परसों करके दे दूंगा, राइट। और अगर ना मिले तो मुझे एक बार पिंग करके, ठीक है, मुझे पिंग कर देना, नंबर तो है ही मेरा, है ना, तो मुझे पिंग कर देना, ठीक है, मैं दे दूंगा आपको। और करो उससे बढ़िया से तो सर देखो। हमारी सिर्फ फ्राइडे क्लास हो रही है ना, हाँ, फ्राइडे क्लास हो रही है। मंडे नहीं हो रही है ना मतलब। मंडे मंडे हो नहीं रही एक्चुअली, क्या ना कि वो आज कौन सा दिन है, आज फ्राइडे हो रहा है, हाँ हाँ। हाँ, मंडे नहीं हो रही, फ्राइडे हो रही है। चाहिए क्या, मंडे भी चाहिए क्या? करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं अगर चाहिए हो। क्या मरियम, मंडे भी चाहिए क्लास? हम्म, मंडे भी चाहिए तो बताओ, करा दूंगा। सर मर्जी। सर वो मैं बार बार वो मुझे पता नहीं था कि मंडे नहीं हो रही, तो मैं ना ना कनेक्ट कर। ना ना, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब सिलेबस तेज करना हो या फिर कुछ चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, मतलब इट्स नथिंग, लाइक इट्स योर विश, आप बोलोगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात कर लूंगा। और अगर आपको लगे कि रिवीजन हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis ये हो गया था ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था क्या हमने? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं? नो सर। नो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या रहा, इंपॉर्टेंट इन द सेंस अब आपको यहाँ पे सिर्फ हार्मोन्स का फंक्शन याद रखना है ना, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, ठीक है, और कैसे कैसे काम करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ओपन करते हैं वो डायग्राम में ओपन करता हूँ, जो पीपीटी मैंने आपको लास्ट दिखाई थी, पहले जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो मैंने आपको एक पीपीटी दिखाई थी, वो डायग्राम याद रखना, उससे आपके सब क्वेश्चन। देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। आप देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें ये पता है कि दो जगह पर साइकिल चलती है ना, राइट। एक तो ये यूट्राइन साइकिल चलती है, यूट्राइन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो यूट्राइन साइकिल और दूसरा ओवेरियन साइकिल, दोनों को मिला के अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यूट्राइन साइकिल में क्या होता है कि यूट्रस में अंदर की तरफ एक लेयर डेवलप हो रही थी, जिसको हमने पढ़ा था एंडोमेट्रियम। तो हमने पढ़ा था कि यूट्रस में तीन लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम जो दो लेयर होती है, ये तो परमानेंट लेयर है। एंडोमेट्रियम जो लेयर है, ये बनती और बिगड़ती रहती है ना। तो मंथ के एंड में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज तक की हो सकती है, 23 डेज, 25 टू 28 डेज तक की हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो एंडोमेट्रियम बनती और बिगड़ती है ना। तो एंडोमेट्रियम बनना शुरू होती है मंथ के स्टार्टिंग में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग कब मानी जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हम कब मानते हैं कि जब मेंसेस ओवर हो जाते हैं, तो हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग डेज मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मेंसेस जिस दिन से शुरू हुए, उस दिन से हम उसको 0 डेज मानते हैं, है ना। फिर ये मेंसेस धीरे धीरे, यहाँ से 0 डेज, आपने मेंसेस खत्म हो गए, इसको आपने 0 डेज माना, है ना। अब यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम डेवलप होना स्टार्ट होती है। एंडोमेट्रियम ये सोच करके डेवलप होती है, या इसका डेवलप होने का पर्पस ये होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, फर्टिलाइज ओवम आएगा और वो एम्ब्रियो बनेगा। तो जब वो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराया जा सके, उसके रहने के लिए एनवायरमेंट बनाया जा सके, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए एनवायरमेंट डेवलप किया जा सके। इसके लिए क्या होता है, ये तैयारी होती है, जिसमें कि यूट्राइन साइकिल चलती है और एंडोमेट्रियम प्रॉपर डेवलप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एम्ब्रियो नहीं डेवलप हुआ। तो क्या होता है, अब इसका पर्पस पूरा नहीं हुआ। तो क्या है कि एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, जब फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये जब तक हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन मौजूद रहेगा, तब तक तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। अगर ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया या इसका प्रोडक्शन कम होने लगा,
तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए हार्मोन बहुत जरूरी है। ये मेडिकल का क्वेश्चन याद रखना। तो एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जैसे कम हुआ या बंद हुआ तो क्या हुआ, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाती, उसकी वॉल टूटने लगती है और मेनेंसिस बन के बॉडी से बाहर निकलने। पर्पस समझ में आया, ये समझ में आया, यूट्राइन साइकिल समझ में आई। यस सर। अब यूट्राइन साइकिल में क्या होता है, म्यूकस होता है, लूज सेल्स होती हैं, प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है और ब्लड होता है। तो पहले आप देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लड कैपिलरी बहुत छोटी छोटी है। जैसे जैसे एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, 14 डे हो गया है ना, ग्रो करती आती है, तो ये ऊपर की लेयर मोटी होती है, मतलब लूज सेल्स का नंबर बढ़ने जाता है, मोर एंड मोर ब्लड कैपिलरी डेवलप हो जाती है। जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है तो ये जो बड़ी वाली ब्लड कैपिलरी है रप्चर हो जाती है। इनके रप्चर होने से ब्लड का आउटफ्लो होता है। ठीक है, राइट। तो ये रीजन होते हैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम के डिस्ट्रॉय होने के। अब देखिए ऊपर साथ में क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि यूट्राइन साइकिल तो यूट्रस में चल रही है। अब साथ में इसी के पैरेलली दोनों चीजों को देखो, सेम इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसी के पैरेलली एक साइकिल ओवरी में चल रही है, जहां पे एग डेवलप हो रहा है, उसको हम ओवेरियन साइकिल कह रहे हैं। अब समझो बात, यहां पर क्या है, ओवा रिलीज हुआ है ना, मतलब ओवा डेवलप हुआ। तो हमने पढ़ा है अभी, इसके पहले oogenesis पढ़ी है ना। तो वहां पर क्या है कि एक ओवा डेवलप हो रहा है। तो जब ओवा डेवलप होता है तो ओवा ग्रो किया, ये एक फॉलिकल मतलब बलून जैसा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ, सेल से भरा हुआ है, उस फॉलिकल, उसको हम फॉलिकल कहते हैं, उस फॉलिकल के अंदर डेवलप होता है। फॉलिकल में हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, फॉलिकल के बीच में एग डेवलप होता है, चारों तरफ लूज सेल होती हैं और बीच की कुछ सेल डिसॉल्व हो जाती हैं और इस पार्ट को हम एंट्रम कहते हैं। याद आया है ना, एंट्रम कहते हैं। उसके बाद आप देखिए कि अब ये होता कैसे, यहां पर एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो धीरे धीरे आप देखो एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो पहले हार्मोन कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज होता है। एफएसएच हार्मोन क्या करता है कि फॉलिकल को डेवलप करता है, मतलब कि एग को मैच्योर करने का काम करता है, oogenesis में हेल्प करता है एफएसएच, है ना। ये कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। साथ में यहां पे देखिए 14 डे पे, जब 14 डे होता है तो एफएसएच अपने पीक पर होता है, मतलब कि ओवेरियन फॉलिकल जो होती है ये ग्रेफियन फॉलिकल में, मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या होता है, 14 डे पे एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, एलएच बोलते हैं। एलएच 14 डे पे पीक लेवल पे होता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुकी है। एलएच के जाते ही ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओआर रिलीज हो जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। ओआर रिलीज होने के बाद एग रिलीज होकर के आपको भी पता है कि फिर कहां पे आ गया, फेलोपियन ट्यूब में आ गया। फेलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो आकर के यूट्रस में आ जाता है। अब क्या हुआ, ये जो फॉलिकल का बचा हुआ खाली पार्ट, ये डिजेनरेट नहीं होता है, ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, श्रिंक होता है, येलो कलर की ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है ना, ये देखो ओवेरियन हार्मोन, तो इसमें जो प्रोजेस्टेरोन है इसको रिलीज करने का काम कार्पस ल्यूटियम कर रहा है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगी और कार्पस अल्बिकस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी मेंटेन रही तो कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा और एक कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता रहेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत जरूरी है। ठीक है, बोलो, यस सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर है सबको। यस सर। बताओ कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, बताइए। नहीं? अच्छा, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, एससीजी। वेरी गुड, कहां से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। तो एचसीजी को ही चेक करते हैं, एचसीजी चेक करके बता देते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है ना। एचसीजी मतलब प्रेजेंट है, मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, और नहीं है मतलब नहीं। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पे, है ना।
तो इस पे कोई डाउट नहीं, अलीना, मरियम, कोई डाउट नहीं ना? नो सर। यहाँ पे हार्मोन का फंक्शन, ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, बस इतना यार, और कौन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। सर ये E2 क्या है? ये स्टेरेडियोल है, ठीक है। स्टेरेडियोल का काम क्या होता है कि स्टेरेडियोल भी इस वॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है ना, ठीक है, और ओवरी से रिलीज होता है, ओवेरियन हार्मोन, ठीक है। ओके और सर, एस्ट्रोजन और ये दोनों सेम है? ना, दोनों अलग अलग हार्मोन है, स्टेरेडियोल, दोनों का फंक्शन लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दोनों का काम सेम है। और ये क्या करता है, देखो बता देता हूँ, ये फॉलिकल तो बन गई, इसकी जरूरत है क्या इसके बाद, ओव्यूलेशन के बाद, बताओ? नो सर। नहीं ना, तो अब इसका सिक्रीशन बंद होना हो। स्टेरोइडियोल क्या करता है, एफएसएच का सिक्रीशन इनहिबिट करता है, मानो लिख लो, स्टेरोइडियोल इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, and released by ovary. और कोई डाउट? क्लियर, समझ आ गया ना स्टेरोइडियोल क्या है? मतलब इसका नेगेटिव फंक्शन है यहाँ पे, मतलब कुल मिलाकर के तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, एफएसएच को इनहिबिट करने का, तो ये एक तरह का इनहिबिटर है, कैटलिस्ट है, इनहिबिटर। डन? यस सर। ठीक है, अब देखो एक और, अब फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट पर, तो एक का डायग्राम तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन का, तो पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम कैसे होता है, अगला क्वेश्चन ये होता है। अब देखो, ये डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, है ना, ये वाली पीपीटी देखी हुई थी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये एग की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एग की मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल है, इनको हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इन्हें हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, है ना। और ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर की तरफ प्रोटीन रिसेप्टर पाए जाते हैं, बाहर की तरफ जेली जैसा कोट पाया जाता है। अब स्पर्म क्या करता है, स्पर्म का हेड इससे कोइंसाइड करता है। अगला पार्ट हमें पता है एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो कि एक्रोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, देखते हो कौन बताता है? एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, यही क्या करेंगे कि एग की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, प्रीविटालाइन मेम्ब्रेन, उसको डिसॉल्व करने का काम करेंगे, है ना। ये काम को मतलब ये बनते कहां पे बता सकते हो? अरे गोल्गी ऑपरेटर से बनते हैं यार, नीट का क्वेश्चन नोट कर लो, गोल्गी ऑपरेटस ऑफ गोल्गी ऑपरेटस ऑफ स्पर्म सेल सीक्रेट एक्रोसोम हार्मोन, है ना। तो गोल्गी ऑपरेटस में बनते हैं, एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, हिसाब सब लिखा भी हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये डिसॉल्व कर देते हैं, एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व करने के बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, ये इससे कनेक्ट होते हैं और स्पर्म की न्यूक्लियस फॉरवर्ड आती है। जैसे स्पर्म की न्यूक्लियस एंटर करती है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉलीस्पर्मी क्या होती है, एक से ज्यादा स्पर्म का एग के साथ फ्यूज होना पॉलीस्पर्मी। लेकिन यहां पर क्या होता है, पॉलीस्पर्मी को प्रोहिबिटेड करने के लिए, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, है ना, जैसे ही एक स्पर्म फ्यूज हो जाता है, तो ये जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बाकी किसी भी स्पर्म के पेनिट्रेशन के लिए क्या होती है, एक्सेप्ट नहीं करती, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, कोई दूसरा स्पर्म पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता। ये कैसे हो पाता है?
क्या होता है कि ये स्पर्म की न्यूक्लियस जैसे अंदर जाती है तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ये प्री विटेलाइन स्पेस में जाकर डिसॉल्व होकर के भर जाते हैं और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की एक मेम्ब्रेन बन जाती है। ये क्या कर देती है, फर्दर किसी भी स्पर्म के पेनिट्रेशन को रोक देती है और जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी नहीं। क्लियर है? यस सर। तो यहां तक फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस क्लियर हो गया है ना। अब आगे चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। और ओनली 100 स्पर्म रीचेस टू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब तक 100 ही पहुंच पाते हैं। और स्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है, नॉर्मली मतलब 1 to 3 डेज तक होती है और 11 to 12 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, है ना। सब फैक्चुअल बातें थी, है ना। और एक चीज मैंने आपको और लिखवाई थी, कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल एक्रोसोमल रिएक्शन, है ना। अब आते हैं इम्प्लांटेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, है ना। इम्प्लांटेशन देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गई, है ना। ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया और ये ओवरी हो गई। ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, उसको हम 0 डे मान लेते हैं, ठीक भाई। तो उसको हमने 0 डे मान लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसको हम फर्स्ट डे मानते हैं। फर्स्ट डे में पहला क्लीवेज हुआ, मतलब सेकंड डे में ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। 2 सेल स्टेज कब आएगी, सेकंड डे को आएगी। 4 सेल स्टेज कब आएगी, 3 to 4 डेज में, लेकिन अभी भी एग फैलोपियन ट्यूब में ही है। अभी भी देखो 8 सेल स्टेज आ गई, मोरुला स्टेज, जिसको मोरुला मतलब मलबरी होता है, तो मोरुला स्टेज आ गई, ये लूज सेल से मिलकर के बना होता है। अभी भी एग कहां, फैलोपियन ट्यूब में। 4th डे में एग फैलोपियन ट्यूब से निकल करके कहां पे आ जाता है, ये आ जाता है मोरुला स्टेज में। कहां पे आ जाता है, ये आ गया यूट्रस में, है ना। अब आती है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, 5th डे। 6th, तो 8th या 9th डे में जाकर के इम्प्लांटेशन होता है, और किस स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, ठीक है, राइट। तो इम्प्लांटेशन 8th या 9th डे में होता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया इम्प्लांटेशन वाला पार्ट। यस। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती हैं, ये सेल्स होती हैं, ये परमानेंट कनेक्शन बना लेती हैं, किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ परमानेंट कनेक्शन बना लेती हैं, और यहीं से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्लियर? यस सर। ठीक। अब एक और पीपीटी दिखाता हूं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए, देखो, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था। जाइगोट क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होकर के कन्वर्ट हो गया 8 सेल स्टेज, है ना। हमने इसको मोरुला बोला। मोरुला के बाद क्या होता है, इस तरह से टेनिस की बॉल की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, सेल्स का बना हुआ, अंदर हॉलो पार्ट है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, है ना। इसको हम ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं।
और ब्लास्टोसील में अंदर फ्लूइड भरा होता है। उसके बाद क्या होता है ब्लास्टोसील में, अब ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल इसकी बाहर की जो सेल्स हैं, है ना, अब ये सेल्स क्या होती हैं, यहाँ पर एक तरफ सेल्स का एक नॉब जैसे डेवलप होने लगता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ राउबर कहते हैं, इन्हें हम सेल्स ऑफ राउबर कहते हैं। ठीक है, ये अब ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट होने लगता है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब, है ना। अंदर यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील फ्लूइड बोलते हैं अंदर। ठीक है, तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज बन रही है। अब गैस्ट्रुला स्टेज बनने के बाद जब गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे 3 लेयर बन जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो गैस्ट्रुला स्टेज में यहाँ पर क्या है, ब्लास्टोपोर बना हुआ है। तो ये जो छेद जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसको हम ब्लास्टोपोर बोलेंगे, इस स्टेज को गैस्ट्रुला बोलेंगे। एंडोमेट्रियम बन गया, एक्टोडर्म बन गई, एंडोडर्म बन गई और ब्लास्टोसील बन गई। इसके बाद आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा, एक्टो, मेसो और एंडो तीनों डर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर है? यस सर। प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर और प्लेसेंटा के फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, है ना, आपसे यही पूछेगा इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है, तीनों लेयर का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, किस डे में होता है। बट डायग्राम याद रखना, आपको ये डायग्राम बना के तो आना नहीं है ना, तो आपको सिर्फ स्टेज याद रखनी है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल से यस क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बनेगा और बिल्कुल आएगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis से क्वेश्चन आएगा और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं हो सकती, यस क्वेश्चन बन सकता है और बिल्कुल आ सकता है ना? आप देखो प्लेसेंटा और डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा समझो, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको फोकस यहाँ पे करना, रुको थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर दूं, दिख रहा है क्या, दिखाई पड़ रहा है, लेजिबल है आपके लिए, पढ़ पा रहे हो? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, अगर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो जिसमें जिसमें ये जो लिक्विड में इन्फेंट तैर रहा है ना, तो इसको हम लोग एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं और इसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक प्रोसेस एमिनोसेंटियोसिस, एमिनोसेंटियोसिस से हम लोग एक सिरिंज की हेल्प से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करते हैं, उसमें मौजूद प्रोटीन, लूज सेल्स और हार्मोन्स को टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि क्या इन्फेंट में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट है, उसके पार्ट्स में किसी तरह का डिफेक्ट है, उसको किसी भी तरह का सिंड्रोम या एबनॉर्मलिटीज है, या फिर उसका सेक्स क्या है। तो एमिनोसेंटियोसिस में बाकी डायग्नोस्टिक पार्ट तो हम रिवील करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमिनोसेंटियोसिस में सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या हुआ, बैन कर रखा है, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं, फीमेल फीटिसाइड का, है ना। ओके, तो अब यहां पर क्या है कि ये एम्नियोटिक कैविटी और ऊपर ये कोरियोनिक कैविटी, उसके ऊपर देखो, तो यहां पर क्या होता है, इसको हम कोरियोनिक कैविटी बोलते हैं। इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि यहां पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये निकला, है ना। इस पूरे पार्ट को, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा में आप देखो इसका जो आउटर रीजन है, जिसको आप कोरियोनिक कैविटी के ऊपर एक कोरियोन्स बोल रहे हैं, इस कोरियोन्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोरियोन, इसके कोरियोनिक प्लेट बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कोरियोनिक प्लेट बोलते हैं। इसमें क्या है, कोरियोन्स ने क्या किया हुआ है, अंदर की तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से पेनिट्रेट कर रखा हुआ है, किसमें, एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट कर रखा है, उसी से ये न्यूट्रिशन ले रहा है और इससे, इस कोरियोन से, है ना, कोरियोन के पास से, यहां से ये जो कॉर्ड, इसको एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, प्लेसेंटा और इन्फेंट के बीच में एक पाइप है जो कनेक्ट कर रहा है इसके नेल से, और ये क्या कर रहा है, इससे न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो रहा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल ये एम्नियोटिक फ्लूइड में रिलीज कर दे रहा है और इसके थ्रू भी रिलीज हो पा रहा है। ठीक है, अभी इसका पूरा का पूरा जो काम चल रहा है
वो मदर के ही सिस्टम से पूरा का पूरा सिस्टम, उसी के हार्मोन से काम चल रहा है। मदर की बॉडी में अगर चेंजेस होते हैं तो इन्फेंट की बॉडी में चेंजेस इसीलिए होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन ये। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी प्लेसेंटा से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। तो इस स्टेज में जो इन्फेंट है वो मदर की बॉडी से ब्लड नहीं ले रहा है। ब्लड कहां डेवलप हो रहा है उसकी बॉडी में? कहां हो रहा है मरियम? अलीना बताओ ब्लड कहां बन रहा है? पढ़ाया था मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में तुमको 11th में। बोलो हाँ कि ना? बोलो एलिना, नहीं पढ़ाया? हाँ सर। लिखा हुआ है, मैंने बोला भी था कि पूछा हुआ है। हीमियोपोइसिस इन ह्यूमन इन्फेंट टेक्स प्लेस एट, नीट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, एम से भी आ चुका है। अरे यार बार बार भूल जाती हूँ। लिवर में नहीं बताया था? लिवर में यस सर, यस सर। कब? मरियम पढ़ाई नहीं हो रही है? ह्यूमन इन्फेंट जो होता है, फिर से समझ लो, हीमियोपोइसिस मैंने लिखवाया, आप देखना 11th वाले नोट्स में आपके लिखा हुआ होगा 101%। ठीक है, और मैं मुझे अच्छी तरह से याद है आपके बाद में लिखवाया है। ह्यूमन इन्फेंट की बॉडी में जो हीमियोपोइसिस होती है उस समय तक इनकी बोन मैरो डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि बोन ही नहीं डेवलप होती। क्योंकि बॉडी किसकी बनी? इन्फेंट की, कार्टिलेज से बनी हुई यार। तो बनी ही नहीं है ना? किससे बनी है? कार्टिलेज से बनी हुई है, वो तो बोन उसमें है ही नहीं है। तो अभी क्या होता है कि इस कंडीशन में ये जो इन्फेंट है ये लिवर में ब्लड का प्रोडक्शन, तो हीमियोपोइसिस होती है कहां पर? लिवर में। इसके बाद जब ये इन्फेंट बर्थ ले लेता है तो इसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, इसकी कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं और बोन मैरो का फॉर्मेशन हो जाता है। तब ब्लड का प्रोडक्शन बोन मैरो में स्टार्ट। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल से याद रखें। किसी भी बच्चे का और मदर के बीच में एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं, लेकिन कई बारी क्या होता है, कुछ कारणों से एबनॉर्मली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है थोड़ा बड़ा। जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, द बेबी विल बॉर्न विद दैट इज निमोनिया। बच्चे को तुरंत निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया बच्चे को कॉज हो जाता है जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो, है ना? और मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है, निमोनिया हो गया, बच्चा बर्थ होते निमोनिया, मतलब कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या तो बर्थ के समय पे या उसके बीच में कहीं पे थोड़ा बड़ा हो गया तभी ऐसा पॉसिबल हो। ठीक है, क्लियर भाई? यस सर। अब पर्टुएशन मतलब बर्थ, है ना? तो एक हार्मोन निकलता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। वो ये क्या करता है, उस ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि मेमोरी ग्लैंड से भी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इस यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी मसल्स को। किनको करेगा? मसल कौन सी है? स्मूथ मसल। हाँ वेरी गुड, स्मूथ मसल्स पाई जाती है कहां पे? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है तो प्रेशर पड़ता है, ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या, रिलैक्सिन एक हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है? कार्टिलेज को रिलैक्स कर देता है जिससे कि स्पेस बनता है ना? और ऑक्सीटोसिन प्रेशर डालता है जिससे कि फोर्स पैदा होता है और बर्थ पॉसिबल हो जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पर्टुएशन कहते हैं, है ना? और एक और हार्मोन है प्लेसेंटा से ही, इसी प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन भी फर्दर कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाता है। जिस तो ऑक्सीटोसिन, है ना, और प्रोस्टाग्लैंडिन दो हार्मोन होते हैं जो कि बर्थ के लिए या पर्टुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है भाई? यस सर। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और अगला हमारा जो चैप्टर है वो है भाई कौन? तो अगला वाला चैप्टर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो है ना सिलेबस में? यस तो सर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो सिलेबस में है ना, ये तो आ रहा है ना कॉमन में, है? जी सर। एवोल्यूशन नहीं है, और पहला नहीं और एवोल्यूशन नहीं है ना? अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या देखना है। हम्म, एक तो इसमें मैंने आपको जो ये लिखवाया हुआ था कि आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, है ना? आईयूडी, आईयूडी भाई साहब आपको आनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अलीना ने पूछा है
यॉर्क सैक का क्या फंक्शन होता है? अलीना क्या है कि जो यॉर्क सैक होता है, देखो मैं वो भी दिखाता हूँ। पूछ लिया करो, कई बार क्या होता है कि मैं मतलब पढ़ाने में बिजी होता हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ। तो डोंट मिस द क्वेश्चन। यॉर्क सैक में पर डायग्राम भी होगा। यॉर्क एक्चुअली पहले पाया जाता था, मतलब ये एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, इसका ऐसा कोई खास फंक्शन नहीं है। सर वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल ये पर्पस होता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए। यॉर्क तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना, ये देखो डायग्राम में दिख भी रहा है। ये देखो, है ना, दिख रहा है ना, यॉर्क सैक, यॉर्क सैक, है ना। तो इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है ह्यूमंस को, ठीक है। इसमें प्रोटीनिशियस सब्सटेंस भरे हुए होते हैं, और ये उसी यॉर्क का वो है क्या, रिप्रेजेंटेशन है, जो पहले उसमें ये ओविपेरस होते थे ना, ओविपेरस एनिमल्स, है ना, उनमें पाया जाता था। तो ये वेस्टिजियल है ना। और नोट कर लो, यॉर्क सैक इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इनहेरिटेड फ्रॉम, ये प्रूव करता है कि हमारा डेवलपमेंट कहां से हुआ होगा मैमेलियंस का, रेप्टाइल से, समझे। यॉर्क सैक इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन inherited from oviparous reptile. Next point. Yolk sac function as the site of blood formation. Yolk sac function as the site of blood formation till 6 week. मतलब ऑलमोस्ट जब 1.5 महीने तक का बच्चा हो जाता है, तब तक ब्लड यही बनता है, क्योंकि तब तक लिवर डेवलप ही नहीं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो नहीं पाती है। यॉर्क सैक फंक्शन एज द साइट ऑफ blood formation till 6th week. After this function is taken over by liver, ठीक है। यस सर। हाँ, और बताओ, और कोई डाउट? मरियम, कोई डाउट? ठीक, नो सर। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड मैंने बता ही दिया, एमनियन कैविटी बताइए। ये सर इन दोनों कैविटी का फंक्शन। किसका किसका? सर एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी देखो ना, ये तो मतलब कैविटी में, एमनियोटिक कैविटी तो खैर जगह होती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो एमनियोटिक फ्लूइड से क्या होता है, वो एक्सचेंज करने का काम करता है, इसको हाइड्रेट करके रखता है बच्चे को, है ना, हाइड्रेट करता है इसकी बॉडी को, और मतलब सूखने नहीं पाती है इसकी बॉडी। और दूसरा क्या करता है, ये बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सचेंज करता है ना, तो एमनियोटिक फ्लूइड एक्सचेंज करने का काम करता है, और ये लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके। और नोट कर लो, कहां से आता है एमनियोटिक फ्लूइड, कहां से आता है, अलग लिखवाया होगा मैंने। एमनियोटिक फ्लूइड इज derived फ्रॉम fetus kidney and bladder. Amniotic fluid is derived from fetus cavity, fetus kidney and bladder. It is a fetal urine. It is a fetal urine. और कमाल की बात क्या है, it is completely replaced in 24 hours, है ना। तो फीटस को जर्क से बचाता है,
उसके मूवमेंट को मेंटेन करने का काम करता है ना? और क्या काम करता है? टेम्परेचर मेंटेन रखता है, प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है, उसकी बॉडी को हाइड्रेट करके करने का काम, मतलब उसको डेसिकेशन से, सूखने से बचाता है, हाइड्रेट रखने का काम करता है, जर्क से बचाता है, चोटों से बचाता है। दैट्स इट, दिस इज द क्लियर है? एम्नियोटिक फ्लूइड का फंक्शन। यॉक्स है। कोरियन का फंक्शन बता दूं? कोरियन का लिखना है, कोरियंस का। कोरियंस का मैंने बता ही दिया। कोरियनिक विलाई देखो इसमें दिखाई दे रहा है साफ-साफ। ये कोरियनिक विलाई न्यूट्रिशन लेने का काम करती है। यस एक्सचेंज बिटवीन द, तो एक्चुअली ये कोरियनिक जो विलाई आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर द प्लेसेस, दे आर द पार्ट व्हिच मेंटेन जस्ट junctional attachment. So they maintain the exchange of material between endometrium and, or you can say between the uterus and fetus, right? Yes, sir. और बताओ भाई, और कोई डाउट? ठीक है, तो आगे चला जाए नेक्स्ट चैप्टर में। Yes, sir. तो अगला चैप्टर है भाई हमारा, बहुत इजी वाला है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बट क्वेश्चन लेकिन आपसे पूछे जाएंगे, खास तो नहीं है। आप देखोगे कि इससे क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे कहाँ पे, उसमें आपके नीट के एग्जाम में। तो लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इससे आते हैं। तो देखो, अब एक तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मैंने आपको क्या लिखाई थी ना, आईयूडी वगैरह लिखवाई थी ना, एक एक करके चलते हैं। एक तो आपको बर्थ कंट्रोल जो मेथड्स हैं, उसमें जो मैंने आपको आईयूडीज लिखाई थी, है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आपको याद रखना है, जैसे डायाफ्राम क्या है ना, कॉपर टी क्या है ना, लिखा था ना, याद है? याद है ना? Yes, sir. आईयूडीज, आईयूडीज जितनी मैंने आपको लिखाई सब आपको याद रखना है ना। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। एक तो ये आपसे क्वेश्चन, आईयूडी से क्वेश्चन कई बार मेडिकल में पूछा आ चुका नहीं है ना। और कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं, जैसे सेंट क्रोमन क्या है, याद है ना? सेंट क्रोमन क्या है, याद है नहीं याद है? सहेली किसने डेवलप किया, सब पूछे हुए क्वेश्चन है नीट के। तो देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है? मरियम, अलीना, कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है भाई, हाँ प्रोजेस्टेरोन, यस ठीक है। और सहेली जो है ये नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसका जो कंपोनेंट है उसको सेंट क्रोमन कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल, मतलब ये स्टेरॉइड नहीं है ना। और किसने डेवलप किया? लखनऊ में सीआरडीआई ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ का है, सीडीआरआई है ना, सीडीआरआई लखनऊ ने डेवलप किया। ये क्वेश्चन कि किसने सहेली डेवलप किया, ये क्वेश्चन 2-3 से 4 बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, मेडिकल में। और एक क्वेश्चन और कि ये सेंट क्रोमन क्या है, व्हाट इज सेंट क्रोमन? तो इट इज नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन, है ना। ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, यही सब आपको याद रखना है। और दूसरा ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी तो क्लियर है ना, पता है? सर Yes. सेंट क्रोमन बता दिया कौन है? हाँ बोलो बेटा, क्या सेंट क्रोमन सेंट क्रोमन क्या है ना, देखो एक तो क्या है, जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो किससे बनी है? प्रोजेस्टेरोन से। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन कैसा केमिकल, ये क्या है? स्टेरॉइड है कि नहीं, है ना? तो ये स्टेरॉइड है, तो ये किस तरह का कॉम्पोजिशन, ये तो स्टेरॉइडल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस अब ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये बॉडी में चेंजेस करते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इनके साइड इफेक्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो अब ऐसा हार्मोन हो जो कॉन्ट्रासेप्टिव हो और स्टेरॉइड से ना बनाओ, तो सीडीआरआई ने क्या किया, लखनऊ में एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में, तो सीडीआरआई ने क्या किया कि एक दूसरा केमिकल कॉम्पोजिशन डेवलप किया, उसका नाम था सेंट क्रोमन।
तो सेंट्रोक्रोमन क्या है तो ये भी सेंट्रोक्रोमन भी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, है ना। और सेंट्रोक्रोमन कैसा है, इट इज नॉट स्टेरॉइड। तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोक्रोमन इज नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन व्हिच इज यूज्ड इन पिल्स। अब समझ में आया? यस ठीक है। इट हैव नो ऑर्बिटल वेरी लिटिल साइड इफेक्ट, ये इसकी खास बात है। लेकिन ऊपर वालों के, जैसे ओबेसिटी बढ़ जाना, ऊपर वाले का साइड इफेक्ट है ना। कई सारी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलेट कर देना, ये स्टेरॉइड ज्यादा लेने का इम्पैक्ट है। बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट पड़ते हैं, है ना। बॉडी में और भी दूसरी डिजीज पैदा कर देना, ये भी स्टेरॉइड्स का फर्क होता है ना। ओके, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्लियर है? Yes, sir. यस एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। अबॉर्शन वेरी गुड, एबॉर्शंस को हम लोग एमटीपी कहते हैं, राइट, वेरी गुड, एमटीपी, है ना। अच्छा, एमटीपी में, हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट, है ना, एमटीपी को लीगलाइज किया है ना। तो एमटीपी 1971 में लीगलाइज कर दी गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी 1971, ठीक है, राइट। लेकिन इसके कुछ अपने रेगुलेशंस हैं। फीमेल फीटोसाइड को पहले क्या था, एमटीपी लीगल नहीं थी, मतलब ना लीगल थी ना इलीगल थी, गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं थी। 1971 में फीमेल फीटोसाइड को रोकने के लिए, है ना, कि फीमेल फीटस को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर, ठीक है, 1971। अब क्या है, फीमेल फीटिसाइड नहीं की जा सकती, और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मतलब डॉक्टर को साइन कर, लीगल इसका मतलब इशू है, आपको डॉक्टर को साइन करना पड़ेगा, और आपका ऑथेंटिक होना चाहिए रीजन, है ना, तभी एमटीपी पॉसिबल है, वरना नॉर्मल टेस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एमटीपी कब पॉसिबल है, कब तक सेफ मानी जाती है? 12 weeks. 12 वीक्स, वेरी गुड, है ना। और इनफर्टिलिटी, किसी भी तरह से कपल में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होना, है ना, स्पर्म के काउंट कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी कम होना, स्पर्म का प्रोड्यूस ना होना, है ना, स्टेराइल होना, फीमेल्स में एक का प्रोड्यूस ना होना, एक का वायबल ना होना, एक का डिफेक्टिव होना, ठीक है, दे ऑल द रीजन, और एग या स्पर्म का फ्यूजन ना हो पाना, फ्यूजन होने के बाद इम्प्लांटेशन ना हो पाना, इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद भी नेचुरल एबॉर्ट हो जाना, है ना, ठीक है, मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है, इनफर्टिलिटी के रीजन, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंज होने के, मतलब डिफेक्ट होने से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने से, एनवायरमेंटल होने से, किसी भी तरह से हो सकते हैं, या किसी फिजिकल इंजरी से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो लोग इनफर्टाइल हैं, उनको असिस्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी, ठीक है। एआरटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, बताओ क्लियर है, टेस्ट ट्यूब बेबी? Yes, sir. ठीक है। दूसरा गिफ्ट था, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्लियर है, गिफ्ट Yes, sir. फैलोपियन ट्यूब में गैमीट को छोड़ देना जिससे कि उनका फ्यूजन हो जाए, है ना। फिर अगली चीज है क्या, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट ट्रांसफर कर दिया, क्लियर है, Yes. यस सर ठीक है। और गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, और एक फोर्थ है आईसीजीएस, आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ओवा के अंदर स्पर्म की न्यूक्लियस इंजेक्ट कर देना, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ये हम करवाते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। सर एक बार बता दीजिए. देखो, इसमें हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो स्पर्म होता है ना, उसकी टेक्निक से क्या करते हैं, लेबोरेटरी में डेवलप करते हैं। जब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं तो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने में ये एग है, तो अब हमने क्या किया, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्पर्म का जो न्यूक्लियस था उसको इंजेक्ट कर टेक्नोलॉजी से, ठीक है, क्लियर, Yes, sir. इंजेक्ट कर दिया। और अब हमने क्या कर दिया,
इसको एग को एक इस पे रखा हुआ है, एक लिक्विड में रखा हुआ है, न्यूट्रिशन वाले लिक्विड में, है ना, जिसमें हार्मोन भी है। इसको हमने ब्रोथ कहा, तो ब्रोथ में इसको रखा हुआ है ना। ब्रोथ में रखने के बाद फिर हमने क्या किया, जाइगोट को, फिर आप इसको क्या करेंगे, अब जिफ्ट करेंगे। अब तो जाइगोट बन गया क्या जी, जाइगोट बन गया कि Yes, नहीं बन गया? तो अब जाइगोट बन गया तो अब क्या है, ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिफ्ट कर दिया। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब में इसको रख दिया। क्लियर है ना दोनों लोग को? yes, sir. ठीक है, ग्रेट। और ये हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। सीमेंस को मेल का ही सीमेन या अदर देन पेरेंट, है ना, अदर देन हस्बैंड किसी और का, है ना, वो फ्रोजन रखा हुआ होगा या ट्रांसपोर्ट करके या किसी डोनर से लेकर के उसको क्या किया, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, सीमेन का ट्रांसफर करना। ठीक है, उसको AIT बोलेंगे। क्लियर है? Yes, और ये हो गया। एमिनोसेंटियोसिस में आपको बता ही चुका हूँ, है ना। तो इस वाले चैप्टर में भी ये चैप्टर पूरा हमने पढ़ लिया, है ना। और आपको इस चैप्टर में भी अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप पूछेंगे। ठीक है, ये 2 चैप्टर हो गए। और आप क्या करोगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स बढ़िया से पढ़ के आओगे तुम सब लोग। क्लियर? Yes. अब बताओ, Yes. और कोई डाउट हो इन 2 चैप्टरों में? और कोई डाउट हो तो, कोई क्वेरी, कोई डाउट? नहीं, कोई क्वेरी नहीं? मरियम कुछ क्वेरी? अलीना? no, sir. सर ठीक है। BD हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप क्या करके आओगे, आपको करके आना है ये सर BD बता दी क्या क्या, हाँ क्या क्या बेटा? सर BD वेनेरियल डिजीज